हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ हम जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रो लिया कि किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स की हमें रिक्वायरमेंट हुई, और ये हमारे पास एक इंट्रो ही नहीं, इवन एक पूरी यूनिट है कि किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स का उद्गम होता है, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या फिर ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का किस प्रकार से उद्गम हुआ। ऑब्वियसली हमने ये जाना कि क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होगी, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स का उद्गम माना जाएगा। तो यहां पर इस यूनिट में कंप्लीटली हमारे पास जितने भी टॉपिक्स होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। आप ओवर रिव्यू ले लें कि किस तरह से हम उन्हें स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कोई भी एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होंगे। दैट मींस कोई भी एक एक्सपेरिमेंट होगा और उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमारे पास होंगे, और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को हम क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पर समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम पाएंगे क्लासिकल मैकेनिक्स उन एक्सपेरिमेंट्स को या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है, असफल हो जाती है। तो चिरसम्मत यांत्रिकी वहां असफल हो जाएगी। इसके बाद हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करने का मीनिंग है कि हम प्लांक की क्वांटम थ्योरी का यूज करेंगे, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का यूज करेंगे, और हम पाएंगे कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी या फिर क्वांटम मैकेनिक्स उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने में सक्सेस रहती है, सफल हो जाती है। इसीलिए हम कहेंगे कि वहां पर क्वांटम मैकेनिक्स का यूज किया जा रहा है, और यही रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी का उद्गम। तो ये हमारे पास क्वांटम यांत्रिकी का उद्गम विच इज द यूनिट नंबर फर्स्ट। आपके फर्स्ट यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स का उद्गम ही है। जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सब इसी तरह होंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पर चलेंगे, वो फेल हो जाएगी, फिर क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करेंगे और वो पास हो जाएगी। तो दिस इज द क्वांटम मैकेनिक्स, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, विद्युत चुंबकीय विकिरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये वाला पार्ट किस तरह का पार्ट होगा? ये क्लासिकल मैकेनिक्स वाला पार्ट है। हमारी एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होने में हमें अभी काफी लेक्चर्स लगेंगे। हम क्वांटम मैकेनिक्स तक नहीं पहुंच रहे डायरेक्टली। वहां तक पहुंचने से पहले हम क्लासिकली जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं हम उनकी स्टडी करते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज कर रहे हैं और वो सक्सेस नहीं हो रही है, फेल हो रही है। तो सारे रीजंस हम लेते हुए चलेंगे। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विकिरणें क्या होते हैं? वेव के बारे में आप जानते हैं, और वेव्स का यदि समूह हो, ग्रुप ऑफ वेव हो, बहुत सारी वेव्स को मिलाकर ही कहा जाता है रेडिएशंस, विकिरणें। लेकिन यदि हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरणें, क्या होती है विद्युत चुंबकीय विकिरणें? जैसे कि आपने 12th में भी स्टडी की है या फिर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप जानते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट होता है? जब कोई चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड हो। कैसा चार्ज पार्टिकल हो? यदि हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो कि स्टेशनरी है, रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट चार्ज पार्टिकल, देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में होता है, स्थिर अवस्था में होता है, तो उस चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। उसका अपना फील्ड होता है, उसका अपना क्षेत्र होता है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। लेकिन यदि यही चार्ज पार्टिकल
जब मूविंग पोजीशन में हो, गतिशील अवस्था में हो, तो उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है, साथ में ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल ए मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो जनरेटेड। गतिशील उस आवेशित कण के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अर्थात जब कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मीनिंग सिर्फ यही होगा कि एक चार्ज पार्टिकल मोशन पोजीशन में है, अब वो रेस्ट में नहीं हो सकता, मोशन पोजीशन में होता है। यहां पर हम चार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं। चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो माइक्रो, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आगे हम क्वांटम मैकेनिक्स में ही पढ़ेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके साथ एक वेव एसोसिएट भी की जा सकती है। दैट मींस माइक्रो पार्टिकल्स के साथ एक वेव एसोसिएट की जा सकती है। लेकिन क्लासिकली यदि हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये कहलाता है कि जब कोई वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंटेशन में मोशन कर रही हो तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और इस तरह की वेव का जो कॉम्बिनेशन, बहुत समूह होता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कब मिलते हैं? जब चार्ज पार्टिकल मोशन पोजीशन में है और उसे वेव की फॉर्म में माना गया है। तो जब कोई वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंटेशन में मोशन करती है तो उसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। रेडिएशन का मीनिंग सिर्फ ये है कि बहुत सारी वेव्स का हम समूह मानकर चल रहे हैं, ग्रुप ऑफ वेव्स माना जा रहा है, विच इज द रेडिएशन, यानी कि विकिरण। यहां ये डायग्राम हमने शो किया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं ये जो वाई डायरेक्शन है, इस वाई डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जा रहा वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ये वाइब्रेशंस हैं, कंपन है विद्युत क्षेत्र के। यहां जेड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जा रहा है वाइब्रेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन। किस तरह से हमारे पास वाइब्रेशंस होंगे? ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कुछ ऊपर की ओर है। वाइब्रेशन किस तरह होते हैं? आप पाएंगे ये वाइब्रेशंस कुछ इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चार्ज पार्टिकल है वो आगे की ओर भी बढ़ रहा, दैट मींस वेव की फॉर्म में है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस भी वेव की फॉर्म में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, संचरित हो रहे हैं, प्रोपगेट हो रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस भी आगे की ओर संचरित हो रहे हैं, प्रोपगेट हो रहे हैं, और उसी से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल रही है। इनका जो सम्मिलित रूप है, इनका कंबाइंड फॉर्म है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा। यहां पर these are the vibrations of electric field in positive y direction and these are the vibrations of electric field in negative y direction। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र के प्लस वाई दिशा में कंपन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये रिप्रेजेंटेशन है उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन का नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, बिल्कुल ऑपोजिट है नीचे की ओर। क्योंकि हमें पता है वाइब्रेशन अगर ऊपर की ओर होगा तो फिर नीचे की ओर, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, तो ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन है और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। यहां क्यों हमने बनाया? वो एक ही जगह पर नहीं है, वो आगे की ओर भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। यहां वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में कंपन थे, तो आगे बढ़ने पर अब वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, फिर से आगे बढ़ने पर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये टर्म्स हमारे पास रिप्रेजेंट हो रही है वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के कंपन, जो कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमारे पास है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र के कंपन। यहां पर वाइब्रेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि जेड डायरेक्शन में, देखें आप ध्यान से, जेड डायरेक्शन के पैरेलल आपको ये नजर आ रहे होंगे, जेड डायरेक्शन के पैरेलल है और जेड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, तो इनके कंपन कुछ इस तरह के कंपन है। आप देखें ये हमारे पास जेड डायरेक्शन है, ओके, वर्टिकली आउटवर्ड इस व्हाइट बोर्ड से ये जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा। तो यहां पर आप पाएंगे ये कुछ इस तरह के कंपन हैं जो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं
और आगे की ओर कहां बढ़ रहे हैं, ये भी एक्स डायरेक्शन में ही संचरित हो रहे हैं, प्रोपगेट हो रहे हैं। एक फॉर्मूला आप ध्यान रखें, ये सब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में इनकी स्टडी करते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है के वेक्टर इज इक्वल टू ई क्रॉस बी वेक्टर। के वेक्टर रिप्रेजेंट करता है तरंग के संचरण को, प्रोपगेशन ऑफ वेव। के रिप्रेजेंट करता है तरंग के संचरण को, वेव के आगे बढ़ने को, प्रोपगेशन ऑफ वेव को। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप पाएंगे ई क्रॉस बी, ई ये रहा y डायरेक्शन, बी ये रहा z डायरेक्शन। ई से बी की ओर अंगुलियों को जब आप कर्ल करेंगे तो आपको रिजल्टेंट डायरेक्शन मिलेगी, और वो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी प्रोपगेशन ऑफ वेव, तरंग के संचरण की दिशा, जो कि हमारे पास x दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा। तो इस डायरेक्शन में आपको के वेक्टर ऑब्टेन होगा। तो ये बेसिकली विद्युत चुंबकीय विकिरणें क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होंगे ये ऐसे रेडिएशंस होंगे, ऐसी वेव्स होंगी जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंटेशन में मोशन कर रही होंगी। और ये किस वजह से जनरेट होते हैं, ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल, बिकॉज मूविंग चार्ज पार्टिकल से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। तो फाइनली ये हमारे पास विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं, जिसमें ये रिप्रेजेंट किए हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस, और ये z डायरेक्शन के रिप्रेजेंटेड हैं वाइब्रेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इन दोनों की हेल्प से हम तरंग के आगे बढ़ने के डायरेक्शन को ऑब्टेन कर सकते हैं, प्रोपगेशन ऑफ वेव, तरंग के संचरण की दिशा, विच इज द एक्स डायरेक्शन। ओके, नाउ इसके कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के कुछ गुणधर्म होते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो उन्हें हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के गुणधर्म क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं, ये निर्वात में प्रकाश के वेग से गति करती हैं। फ्री स्पेस में, मुक्त आकाश में ये प्रकाश के वेग से गति करती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में या फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से मोशन करती है। और हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू लिखा जाता है 1/√of म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही तो स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट से ये मोशन कब करती है, जब हम फ्री स्पेस में इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेलोसिटी चेक करें, तो ये स्पीड ऑफ लाइट से इस स्पीड से मोशन करती है। ओके, तो एक प्रॉपर्टी ये रही। वी नो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होते हैं। म्यू नॉट, दिस इज द चुंबकीय पारगम्यता, ये होता है चुंबकीय पारगम्यता, जिसे कहा जाता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में स्टडी की होगी, वहां पर हमारे पास ये टर्म्स आती हैं। क्या होती है, म्यू नॉट होता है जिसे कहा जाता है चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और इन एप्सिलॉन नॉट होता है विद्युतशीलता या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी
इन फ्री स्पेस। नोट का मीनिंग होता है, ये हम निर्वात में बात कर रहे हैं, मुक्त आकाश में लिखा जा रहा है। बिकॉज हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट से कब मोशन करेंगे विकिरण, जबकि हम निर्वात में चेक करें, फ्री स्पेस में या वैक्यूम में चेक करें, तो उस केस में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से मोशन करती है, और स्पीड ऑफ लाइट का इन टर्म्स के साथ कुछ ये रिलेशन होता है, जिसे हम फर्स्ट ईयर में प्रूफ भी कर चुके हैं। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डिटेल में स्टडी करते हैं तो वहां इसका प्रूफ भी होता है, और ये टर्म इक्वल टू दिस टर्म के इक्वल होती है। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, इस टर्म की वैल्यू भी हमारे पास होती है, इस टर्म की फिजिकल न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमारे पास होती है। दोनों वैल्यूज आप यहां पुट करें तो आपको रिजल्ट ये ऑब्टेन हो जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं ये निर्वात में प्रकाश के वेग से गति करती है। दीज आर मूविंग, these have the motion with the speed of light in free space or vacuum. Similarly, सेकेंड प्रॉपर्टी हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट ईयर जो भी आपने ऑप्टिक्स की स्टडी की होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्चुअल में क्या कहती है, जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, वो वेव की फॉर्म में आगे की ओर बढ़ती है। लाइट इज इन फॉर्म ऑफ वेव, प्रकाश तरंगों के रूप में होता है। और जब हम प्रकाश के तरंगों के रूप की बात करते हैं, वेव की बात करते हैं, तो ऑप्टिक्स के बहुत सारे आपके पास टॉपिक्स दिमाग में आ रहे होंगे, जैसे इंटरफेरेंस हुआ, व्यतिकरण, इसके अलावा आप यहां पर पोलराइजेशन भी यूज करते हैं जिसे हम ध्रुवण कहते हैं, डिफ्रैक्शन लिया जाता है, विवर्तन हुआ। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं वो सारे जो भी हमारे पास इवेंट्स हैं, वो इवेंट्स किनके द्वारा शो किए जा रहे हैं, इन वेव्स के द्वारा ही तो शो किए जा रहे हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय विकिरण अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इन सब के इवेंट्स को शो करती है। दैट मीन्स सारी घटनाएं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से पॉसिबल हैं। तो जो वेव्स आप लेते हैं वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, ये सभी घटनाएं प्रदर्शित करती है। तो ये हमारे पास दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी, हम रेडिएशंस की बात करते हैं। क्या होती है रेडिएशंस? जैसे कि अभी अभी हमने समझा, रेडिएशंस ग्रुप ऑफ वेव्स, बहुत सारी वेव्स हैं। एक पर्टिकुलर वेव की वेवलेंथ तो एक ही होती है, लेकिन रेडिएशंस जो होती है इसके अंदर वेव्स का, तरंगों का एक समूह होता है। दैट मीन्स इस रेडिएशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ वाली वेव्स पॉसिबल है, भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे इन विकिरणों के अंदर पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्ब्डा टेंस टू 0 यानी बहुत कम तरंग दैर्ध्य वाली तरंग से लेकर लैम्ब्डा टेंस टू इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाली तरंग तक, सारी तरंगें इन विकिरणों के अंदर पाई जाती हैं। दैट मीन्स लैम्ब्डा टेंस टू 0 बहुत ही मिनिमम वेवलेंथ से मैक्सिमम वेवलेंथ तक की सभी प्रकार की वेवलेंथ वाली वेव्स इन रेडिएशंस के अंदर इंक्लूड होती है। तो रेडिएशंस के लिए लैम्ब्डा की क्या वैल्यू ली जा सकती है? वेवलेंथ टेंस टू 0 टू 10 लैम्ब्डा टेंस टू इनफाइनाइट। लैम्ब्डा इक्वल टू 0 टेंस टू 0 से लेकर के बहुत ही लार्ज वेवलेंथ तक की सभी प्रकार की वेव्स इन विकिरणों के अंदर पाई जाती है। अब जब इस डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ वाली वेव्स इन विकिरणों के अंदर पाई जा रही है, तो क्या हम इनका स्पेक्ट्रम बना सकते हैं? ऑब्वियसली, और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि किस तरह से हम स्पेक्ट्रम बना सकते हैं और स्पेक्ट्रम होता क्या है, उसी को हम यहां समझने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की
अभी अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की। वो लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में लैम्ब्डा टेंस टू 0 से लेकर लैम्ब्डा टेंस टू इनफाइनाइट, दैट मींस न्यूनतम टेंस टू 0 वेवलेंथ वाली वेव से लेकर के मैक्सिमम वेवलेंथ वाली वेव्स, सभी तरह की वेव्स इस रेडिएशंस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर होती है। यदि हम इन वेवलेंथ का एक सीक्वेंस, एक क्रम के अनुसार एक सीक्वेंस व्यवस्थित कर लें, दैट मींस यदि हम इन वेवलेंथ को कुछ इस तरह से सीक्वेंस में अरेंज कर दें कि जैसे सबसे कम वेवलेंथ वाली वेव ये रही, फिर उससे ज्यादा वेवलेंथ, फिर उससे ज्यादा वेवलेंथ, फिर उससे ज्यादा वेवलेंथ, दैट मींस वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम उन वेव्स को अरेंज कर दें, जमा दें, व्यवस्थित कर दें, तो इस प्रकार से बना हुआ अरेंजमेंट या व्यवस्था, इसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो स्पेक्ट्रम कुछ और नहीं होता, जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ वाली वेव्स हैं, भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य वाली जो तरंगे हैं, उन्हें आप एक पर्टिकुलर वे में, दैट मींस एक सीक्वेंस के साथ, क्रम के साथ अरेंज कर दे, व्यवस्थित कर दे, तो इस व्यवस्था को ही कहा जाता है स्पेक्ट्रम। जैसे कि हमें एक रिलेशन पता होता है, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमड़ा। लेमड़ा क्या है? लेमड़ा इज द वेवलेंथ ऑफ वेव एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। वेव की फ्रीक्वेंसी का इस वेवलेंथ के साथ कुछ इस तरह का इनवर्सली रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यदि आप वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर ले रहे हैं, इसका मीनिंग होगा कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, दैट मींस आवृत्ति का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम है। ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली हैं, व्युत्क्रमानुपाती है। यदि आप वेवलेंथ का घटता हुआ क्रम लेते हैं, तो फिर आप वहां पर फ्रीक्वेंसी का क्रम ले रहे हो, तो वो बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो यहां पर वही स्पेक्ट्रम को हमने एक इस छोटी सी टेबल से एक्सप्लेन किया है, इस टेबल में अरेंज किया है कि किस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का सीक्वेंस बना करके उन वेव्स को नाम दे रहे हैं। जैसे ये आप ध्यान रखेंगे और आप साथ में इन्हें नोट भी करते चलें, ताकि आपको ध्यान रहे, और इसके अलावा आपको ये सब नोट्स में भी अवेलेबल होंगे कि किस तरह से हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है। ध्यान दें, ये वेवलेंथ का एक रेंज बताई गई है। दिस इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ। ये तरंग दैर्ध्य की एक प्रास ली गई है। यदि तरंग की तरंग दैर्ध्य 10 की घात -14 मीटर से 10 की घात -11 मीटर इतनी कम हो, नेगेटिव में है, दैट मींस बहुत कम वेवलेंथ है। यदि 10 टू द पावर -14 मीटर और 10 टू द पावर -11 मीटर के ऑलमोस्ट यहां तक रेंज हो, उस केस में उस वेव को या रे को कहा जाता है, वो होती है गामा रे। जब हम इनकी सेपरेटली स्टडी करते हैं, तो वहां ये सब हम इसी तरह एक्सप्लेन करते हैं कि गामा रे ऐसी रेज होती हैं जो कि अपनी वेवलेंथ इस रेंज में रख रही होंगी। यदि आप ये फॉर्मूला न्यू इक्वल टू सी बाई लेमड़ा यूज करते हैं, तो वहां से आपको फ्रीक्वेंसी की भी रेंज ऑब्टेन हो जाती है। तो आप कोई भी ये सीक्वेंस ध्यान रखें, वेवलेंथ की फॉर्म में ध्यान रखें। सिमिलरली एक्स रेज की यदि हम बात करें, तो एक्स रेज जो होती है उनकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य गामा रेज से कुछ ज्यादा होती है। ज्यादा होने का मतलब है कि अब नेगेटिव पावर्स कम हो गई है, और नेगेटिव पावर होने का मीनिंग है कि वेवलेंथ बढ़ चुकी है। ओके, सिमिलरली अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट इन्हें कहा जाता है पराबैंगनी किरणें। These are पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज, ये कहलाती है पराबैंगनी किरणें। और इनके लिए जो
रेंज ऑफ वेवलेंथ होगी 10⁻⁻8 मीटर टू 10⁻⁻7 मीटर। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है विच इज द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का मीनिंग होता है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट ऐसी लाइट होती है जिसे हम डायरेक्टली अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो इस दृश्य प्रकाश के लिए जरूरी है कि प्रकाश की वेवलेंथ क्या हो, 3.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 7.4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो इस रेंज को आप ध्यान रखें, रिमेंबर दिस रेंज, इस रेंज को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आगे भी आपके यूज हो सकती है। इसके अलावा IR ये होती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जिन्हें कहा जाता है अवरक्त क्षेत्र। अवरक्त क्षेत्र की जो किरणें होती है इंफ्रारेड, इनके लिए भी एक फिक्स रेंज ऑफ वेवलेंथ है। माइक्रोवेव ये हैं सूक्ष्म तरंगें, और रेडियो वेव्स रेडियो तरंगे। तो ये हमारे पास कुछ वेव्स हैं, कुछ लाइट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में इन्हें रिप्रेजेंट किया गया है और इन सब के लिए वेवलेंथ का एक ऑर्डर बनाया गया है। किस तरह से हमने वेवलेंथ की रेंज ली है, ये हमारे पास लैम्ब्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर नीचे की ओर है। दैट मीन्स सबसे पहले कम वेवलेंथ, फिर ज्यादा, फिर वेवलेंथ इंक्रीज करते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट किया जा रहा। तो इस टेबल से आप स्पेक्ट्रम को समझ सकते हैं। स्पेक्ट्रम कुछ नहीं होता, बस एक सीक्वेंस, वेवलेंथ के सीक्वेंस का अरेंजमेंट होता है जिसे हम वेवलेंथ की फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं या फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स आवृत्ति की फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, और ये सारी जो भी वेव्स हैं ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे इन्हें कहा जाता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।